नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज जो सबसे महत्वपूर्ण है उन विषयों के पर अपना बात रखने से पहले आप सबके लिए आज के दिन का मेरे जीवन में विशेषता पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। मित्रों, 17 अप्रैल मेरे लिए हमेशा से बड़ा महत्वपूर्ण था। क्योंकि मेरे राजनीति में मेरे आदर्श और भारत के प्रधानमंत्री जैसे सीट तक पहुंचने के बावजूद भी आम जन, हम जैसे छोटे साधारण लोगों से भी बड़ी सहिष्णुता से और अपनत्व से सहज मिलने वाले, उपलब्ध होने वाले युवा तुर्क और अपने ही शर्तों पर राजनीति करने वाले श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का आज जन्मोत्सव होता है। मुझे याद नहीं है कि 1990 से लेकर के आज 2022 तक कोरोना काल से जब उनका जन्मोत्सव नहीं मनाया गया, वो छोड़ करके मैं कोई जन्मोत्सव में बिना प्रसाद लिए और बिना उनका आशीर्वाद लिए रहा होऊंगा। जब उनका देहांत नहीं हुआ था तब श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का सानिध्य मिलता था। मुझे याद है कि मैं साधन विहीन था और भोरसी आश्रम में मैं चला गया। जब बाबा दिखे तो पूछे कि आइल कैसे बढ़ाओ, हमने बाबा बॉस में नहीं है, अब उसमें अगले है। उन्होंने एक सज्जन को बोला कि ये इस बच्चे को दिल्ली छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है ये पूछ लीजिएगा, इसके घर तक छोड़ना है आपको। उतनी बड़ी गाड़ी में मैं उसके पहले नहीं बैठा था जिस गाड़ी में वो सज्जन बिल्कुल शालीनता से मेरे को मेरे घर तक छोड़े। आप बताइए कि इतने साधारण आदमी को इतना असाधारण आदमी ने इतना ध्यान रखा, ऐसा व्यक्तित्व राजनीति में अब नहीं है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम पेश करता हूं और उनके जन्मदिन पर उनके सभी मानने चाहने वालों को बहुत बहुत बधाई के साथ प्रातः वंदनीय परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के श्री चरणों में अपना सर्वोच्च आदर सम्मान प्रस्तुत करते हुए उनको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं जो दूसरा बात जो है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो था मेरे परम पूज्य माता जी प्रातः वंदनीय श्रद्धेय श्रीमती शांति देवी जी का आज पुण्यतिथि है। 2007 में आज ही के दिन उनका फिजिकल रूप से जाना, मतलब अभी वो हमारे साथ है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो उनके आशीर्वाद से ही बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पूजनीय माता जी का आशीर्वाद जिस दिन मेरे ऊपर नहीं होगा, आप समझिएगा कि मैं उस दिन नहीं हूँ। अगर मैं हूँ और आपसे बोल पा रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रथम पूजनीय प्रातः वंदनीय श्रद्धेय श्रीमती शांति देवी मेरी पूजनीय माता जी की वजह से है। और उनका आशीर्वाद आजीवन मेरे और मेरे बच्चों पर, जो उनके बच्चे हैं उन पर आजीवन रहेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। क्योंकि सब आनंदित है, मतलब मेरी माता जी मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। 2007 से अब तक उनकी यादों के सहारे ही हम जी रहे हैं और आनंद और सुखमय जी रहे हैं। क्योंकि मेरे माता जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो 17 तारीख मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा है, एक पुण्यतिथि और दूसरा जन्मोत्सव। खैर, आज जन्मोत्सव पर चंद्रशेखर जी को उनके समाधि स्थल जननायक स्थल पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित किया। बलिया के बड़े मूर्धज लोगों से मुलाकात हुई, देश विदेश के लोग वहाँ आते हैं, उनसे मेल मुलाकात होती है। एक दूसरे से गेट टुगेदर का सुअवसर होता है। उसके पहले आज मैं जीवन में 2 ही दिन 5 बजे उठता हूँ। एक 17 अप्रैल, दूसरा 8 जुलाई। 17 अप्रैल को श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का जन्मोत्सव होता है और 8 जुलाई को पुण्यतिथि होती है। 2 ही दिन उठता हूँ, नहीं तो आमतौर पर हम लोग थोड़ा लेट उठने वाले हैं। लेकिन प्रातः उठ करके सबसे पहले नहा धोवा करके पूजनीय माता जी के श्री चरणों में अपना सर्वोच्च आदर सम्मान के साथ उनको पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं और उसके बाद जाते हैं। आज वो कार्यक्रम नहीं हुआ था क्योंकि मेरे घर सूतक लगा हुआ, मेरे चाची जी का देहांत हो गया है और चाची जी के देहांत होने की वजह से देवता का पूजन नहीं हो सकता और मेरी माता जी मेरी सर्वोच्च देवता हैं। छूटका में मैं उनका पूजा नहीं कर सकता था, इसीलिए उनको सिर्फ प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। नहीं तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ हम तीनों भाई करते हैं अपने अपने समय पर। जब पिताजी जिंदा होते थे तो बिल्कुल घड़ी दे करके एक साथ ही करवाते थे।
लेकिन अब उनके ना रहने से इतनी सुविधा है कि हम अपने अपने समयों पर पूजा करें माता जी का। आज पूजा नहीं हुआ क्योंकि देवता का पूजा छुट्टिका में नहीं होता। खैर, आज जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि नोआखाली से लेकर के दिल्ली के बदहाली तक दंगों से हमने क्या सीखा, क्या सबक लिया, और भविष्य में दंगा विहीन होने की क्या उपाय है, और कैसे हम अपने देश को दंगा विहीन कर सकते हैं। मित्रों, मैं नोआखाली तक जाऊंगा, बेकार टाइम खराब होगा। मैं शुरू पीछे से करता हूँ। 2022 के आज जो कल दंगा हुआ है हनुमान जन्मोत्सव पर। मित्रों, हनुमान जन्मोत्सव के 4 दिन पहले उनके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव था। नवमी के दिन, राम नवमी के दिन देश भर में बवाल हुआ। जहां जहां मुसलमान वहां वहां बवाल, ये देखा गया। मित्रों, जब रामनवमी का बवाल बिल्कुल सामने दिखा तो हमारी खुफिया एजेंसियों के दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं उठा कि फिर हनुमान जयंती पर ऐसा बवाल क्यों नहीं होगा। तो हनुमान जयंती के कार्यक्रम में जो पुलिस बल की अनिवार्यता थी उसको पुलिस वालों ने क्यों नहीं उपलब्ध करवाया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और उनको हिंदुओं के कटने मरने पर बड़ी खुशी होती है, तो वो खुश हुई होंगी। लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार की पुलिस है और यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयड अमित शाह के आदेश पर होता है, तो फिर अमित शाह ने क्यों नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपना वर्चस्व और वर्चम और अपने राजनीतिक रसूख के दम पर कहीं दंगा नहीं होने दिया, इस तरह की रसूख अमित शाह ने क्यों नहीं दिखाया, शिवराज चौहान ने क्यों नहीं दिखाया, गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं दिखाया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं दिखाया। देश के हर कोने में, ईस्ट या वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं से दंगे का या छिटपुट घटनाओं का रिपोर्ट आई थी रामनवमी में। तो हनुमान जयंती में उसकी प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए, ये समझ से परे है। और अगर इसके पहले, थोड़ा और पहले चलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का जब दिल्ली में आगमन होने वाला था तो CIA के नाम पर जो दंगा किया गया था दिल्ली में, दिल्ली को दहलाया गया था, यही वो जहांगीरपुर इलाका है, वही वो C ब्लॉक है जहां पर आगजनी, मारपीट और गोलीबारी हुई थी। उसको अगर कड़ी और बड़ी सजा दी गई होती उसमें नामजद लोगों को, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो आज दोबारा फन फैलाने की साहस कर पाते। लेकिन उस दंगे से कितना ज़्यादा मनोबल बढ़ा हमारे राजनीतिक दल के लोगों का उनको समर्थन देने से कि आज उस पुष्पम स्टाइल में साला झुकेगा नहीं करता हुआ आगे बढ़ा। अगर पुष्पम स्टाइल के प्रदर्शन के बाद उस पर सिंघम स्टाइल का एक्शन हो जाता तो मैं नहीं समझता कि वो फिर दोबारा ऐसे करने का साहस करता। उसका हथौड़ा तोड़ के उसके दूसरा हाथों में दे दिया जाता। एक तो वो दंगा भरा देश को जलाने का कुछ चेष्टा किया और उसमें पकड़ा गया है, और अब सिंघम स्टाइल, पुष्पम स्टाइल दिखा रहा है। ऐसे लोगों के साथ तो योगी जी वाला तरीका ही ठीक है, उसको सिंघम स्टाइल में सजा देनी चाहिए थी। अगर CIA के नाम पर प्रदर्शन कर रहे जाहिलों और को उससे भी बड़े जाहिलाना तरीके से अगर हम सजा सुना देते, सजा दे देते, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज वो दंगा करने की साहस जुटा पाते। लेकिन एक तो हमारे कानून लचर है, उसका चाल धीमी है, और उसको जो कानून के सामने सजा देने के लिए जो जांच पड़ताल का काम है वो पुलिस की जिम्मे है, और पुलिस राजनीतिक दल की चंगुल में फंसी है, या ये कहूँगा नेताओं की पिट्ठू है। जो नेता को मंजूर वो ही, जो राजा को मंजूर वही पुलिस को मंजूर। क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि जिसकी सरकार होती है पुलिस की जांच उसी तरफ जाते हुए प्रतीत होती है। मध्य प्रदेश में शिवराज की पुलिस है तो शिवराज सिंह के तरफ जांच जाती हुई, जो शिवराज की मंशा है उस मंशा से काम करती है। ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की वही पुलिस है, पुलिस की कोई नई भर्ती नहीं आई है। वो जो कल तक नकारे निकम्बे लोग हुआ करते थे, सीटी मार करके काम चला लिया करते थे, आज वो ठै से गोली मार रहे हैं और अपराधी त्राहिमाम कर रहा है। वही सिपाही है, वही पुलिस अफसर है, वही व्यवस्था है, कुछ कानून में भी बदलाव नहीं आया है।
योगी आदित्यनाथ ने कुछ कानून में एक्स्ट्रा एडिशन भी नहीं किया हुआ है, ना ही कोई नया अमेंडमेंट लाया है। पुलिस वही है, सिर्फ पुलिस को पता चल गया कि अब यहाँ पर एक संत बन गया है जो स्वकांत कर लिया है और राज्य हित के अलावा उसके पास और कोई हित नहीं है, ना ही उसका कोई परिवार है, ना ही कोई अपना है। माता पिता तक से उसका संबंध विच्छेद हो चुका है, राष्ट्र पर खुद को होम कर चुका है आदमी का, राष्ट्र हित के अलावा और कोई हित नहीं है। तो वही वाली पुलिस दंगों और गुंडों से किस तरह से निपट रही है ये हम सब देख रहे हैं। तो वही व्यवस्था होती है। तो इस तरह का एक इल्जाम तो उन पर लगेगा ही लगेगा। उससे भी बड़ा जो काम किया वो किया उन लोगों का समर्थन करके राजनीतिक दलों ने खुद को मुस्लिम परस्ती दिखाने का प्रयास किया। अंत तक दिल्ली का मुख्यमंत्री उस सीआईए प्रोटेस्ट में दिल्ली को दहलाने के इल्जाम वाले को अपने पार्टी में बनाए रखा। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चला तब तक कहा कि पुलिस फर्जी बात कर रही है, वो तो फोन पर लोगों को समझा रहे थे। जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश किया गया, उसकी सारा बातचीत रिकॉर्ड करके पेश किया गया, तब भी बोला कि नहीं ये डबिंग की गई है, इनका ओरिजिनल आवाज नहीं है। मतलब अंत तक अरविंद केजरीवाल और उसके गुर्गों ने उस बेहयाए आदमी को बचाने का अंत तक प्रयास किया। लेकिन जब अंत में कुछ नहीं माना तो जा करके उसको सरेंडर करना पड़ा और वो कहा कि जी ठीक है, हमने उनको निकाल दिया है। उसी तरह से कांग्रेस, भाजपा और सब लोग अपने अपने हिसाब से रोटी सेके, ये सब लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या आता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि भारत में जब तक लोकतंत्र होगा और लोकतंत्र के नाम पर ड्रामा होगा और इस तरह की बचकाना लोकतंत्र का प्रदर्शन होगा, तब तक दंगा फसाद राजनीतिक दल का सबसे बढ़िया मसाला होगा। क्योंकि उन्हें बड़ा आसान लगता है, 10, 20, 50, 100 लोग मर जाते हैं तो साल 6 महीना तक आदमी रोटी बेटी पर बात नहीं कर पाता, महंगे पेट्रोल की चिंता नहीं करता क्योंकि यहाँ तो खून निकल रहा है। पेट्रोल कौन देखेगा कि 105 का है कि 1005 का है। तो वो नेताओं के लिए आसान होता है क्योंकि महंगा पेट्रोल की मलाई तो सरकारें हजम कर रही हैं और राजनीतिक दल उसका चाट रहा है मलाई। अब उसमें सभी के सभी हैं। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वेट बढ़ाते बढ़ाते सीएनजी को 70 के ऊपर कर दिया। अब उसका वेट, उसके जो कमाई है वो दिल्ली सरकार के विज्ञापनों में और पंजाब घूमने में खर्चा हो रहा है, दिल्ली की जनता को नसीब हो ना हो। उसी तरह से अगर कांग्रेस का पंजाब में सरकार है तो वहाँ उसको भी राजनीतिक ड्रामेबाजी करनी है तो वो उसको उस चीज़ की करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है वो ये कि भाई आप लड़ते रहिए, मरते रहिए आपस में, और आपके लड़ने मरने से हमको ये सुविधा होगी कि हम अपना काम आसान से करेंगे और आप चुपचाप आनंद लेते रहिए। तब सवाल है कि जो इससे प्रभावित होता है, जैसे आज जो दंगा कल भड़का उसमें एक महिला खो गई, अब तक मिली नहीं है। पुलिस वाले के हाथ में गोली आर पार हो गई है और कई लोग मर गए हैं, जैसी सूचना समाचारों पे तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों के मृतक है जो वो उनको ये समाचार वाले कह रहे हैं कि लापता पाए गए हैं, अभी आए नहीं है। तो 2 दिन से कहाँ है, कोई अमेरिका में तो गए नहीं थे कि जहाज छूट गई है, बगल के गली में गए थे और बगल की गली से अब तक नहीं आए हैं, तो कहाँ गए हैं। इन सब बातों का जवाब हम ही और आपको देना है और इसका हल भी हम ही और आपको निकालना है। और जो मेरे समझ ये हल आया हुआ है वो बड़ा आसान है, मतलब बिल्कुल इसमें कोई माइक्रो साइंस है नहीं। मित्रों, इसका हल बताने के पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको। ये जो आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के किस बहुत बड़े सदकर्मों से और उनके बहुत बड़े वजहों से नहीं हुई। आसाम में जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं भारतीय जनता पार्टी से पहले, उन्होंने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए और परमानेंट अपनी राजनीति को कायम रखने के लिए बांग्लादेश से मुसलमान एक्सपोर्ट करके लगाए अवैध तरीके से और उनको धड़ाधड़ भारतीय नागरिकता दिया। यहाँ तक कि उसी बांग्लादेशी रिफुर्जी एक आदमी लोकसभा का सदस्य भी और वो खुलेआम स्वीकार करता है कि मैं बांग्लादेशी हूँ। उसके बाद रहा सहा रेहानिया के मुसलमान जो वहाँ से भगाए गए तो उन लोगों के यहाँ बुलाया गया। बदर रेहानिया मामियार से बगल में चीन है, वर्मा है और सब देश है, उसमें वो नहीं गए। हजारों किलोमीटर दूर भारत में आए क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ तो हमारे हजारों बाप हैं जो आपको बाप बनाने के लिए तैयार बैठे हैं और वो लोग आपको अपना बाप मानते हैं। आइए भाई, तुम्हें वो बाप, तुम्हें वो मीता, और वो बुला करके आपको रखवाते हैं और आपका राशन कार्ड बनवाते हैं, इलेक्शन कार्ड बनवाते हैं।
फिर जब यहाँ आए तो उन्होंने जो स्थानीय मुसलमान भारतीय मुसलमान थे उनको ही बर्बाद करना और परेशान करने लगे, और उनमें आपस में बहुत झगड़े हुए, मारपीट, क्योंकि ये सीधे खूनी संघर्ष करते, चाकू मार देते हैं। मतलब बड़े हिंसक होते हैं ये बांग्लादेशी और फुर्जी, ये भारतीय मुसलमानों को भी काट देते हैं। इनके लिए कोई मुसलमान भाई नहीं है। ये जो हमारा भारत का मुसलमान है उनको अपना मुसलमान समझ के ले आता है, लेकिन जब ये अंदर आ जाते हैं तो वो उन्हीं को काटने लगते हैं। आसाम में ये देखा गया है। तब जा करके आसाम के मुसलमानों ने कांग्रेस शासित सरकार को बोला कि भाई इस तरह की दुर्गति हो रही है, आप हमारा मदद करें। तो उन्होंने बोला भाई मैं क्यों करूँ, मैं तो वोट बैंक के लिए इनको बुलाया हुए हूँ। तब मुसलमानों ने कहा कि भाई इससे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी होती है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और छूट के मुसलमानों ने वोट दिया और भाजपा की सरकार बनी। तो इसका पहला सीख तो ये है कि देश के जिस भी भूभाग में ये अवैध बांग्लादेशी और रिहानिया आके बसे हैं वहाँ पर अपराध बढ़ गया, चाहे वो छिनताई हो, अवैध मर्डर हो, स्मगलिंग हो। इस तरह के दिल्ली में भी जहाँ पर रिहानिया मुसलमानों की बस्ती है और वहाँ पर स्मगलिंग का सामान पकड़ने पुलिस आती है, वो पुलिस को हमला कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कोर्ट कचहरी में इनका कुछ होगा नहीं। उनके तरफ से केस लड़ने वाले ये जो पुष्पा में स्टाइल वाला कर रहा है, देखिए कल कितने वकील खड़े हो जाएंगे, और देश के नामजद वकील, और सारे के सारे हिंदू होंगे। पहले बता देता हूँ, उसमें से मुसलमान कोई नहीं होगा जो उनको आ करके कहे, हिंदू ही होगा वहां पर कहेगा कि जी मैं आपका बाप। तो इन सब से सबक लेना पड़ेगा कि नेता, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता ये तो भाई अपनी राजनीति अपने हिसाब से करेंगे। आप सिर्फ ये काम करिए कि आप जैसे देखें कि आपके मोहल्ले में कोई अवैध बांग्लादेशी या रहनी आया हुआ है तो आप तुरंत उसको पुलिस को सूचित करें और उनको वहाँ टिकने बसने ना दें। टिकने बसने ना देंगे तो आपका इलाका अपराध मुक्त होगा। ये जो आज पकड़ा गया है वो अवैध रहनिया और बांग्लादेशी मुसलमानों को विधिवत बसाने का काम करता है, और रैलियों में लोगों को ले जाकर के 200-200, 500 रुपये लेकर के रैली में भीड़ कराने का रोजगार करता है। मतलब तीसरी चौथी क्लास तक पढ़ा हुआ है आदमी आज करोड़ों में है। क्यों? क्योंकि उसका काम है नेताओं के रैली में इन लोगों को ले जाना, क्योंकि ये सब बांग्लादेशी और रिहानिया है, इनके पास यहाँ कोई रोजगार काम होता नहीं है छिनताई फिनताई के अलावा। तो ये क्या करें, नेताओं के भाषण सुनने के लिए जाते हैं, क्योंकि नेता को अब भीड़ बुलानी पड़ती है। तो वो भीड़ बुलाने का ठेकेदार है। उसने CII प्रदर्शन में जो वो महीनों दिन तक चला था तिवारी जी नमस्कार, उस प्रदर्शन में भी बाकायदा भीड़ को ले जा करके वहां पहुंचाने, बस में ले आने, इसकी बाकायदे वीडियो फुटेज खुफिया एजेंसी के पास है, समाचार चैनलों पर चला भी है और कई यूट्यूबरों ने भी चलाया है। और उसने कहा है कि हाँ हम लोगों को ले आते हैं, ले जाते हैं। लेकिन तब भी हमारी सरकारों ने उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया। थाने में बहुत सारे केस उसके ऊपर लंबित है। जो 15-20 लोग पकड़े गए उसमें से 12-14 लोगों के पास पुराना हिस्ट्री सीटर इतिहास है, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए थे, हाथ पाथ रखे, कोई बड़ा घटना घटने का इंतजार कर रहे थे और वो घट गया। तो इन सब चीज़ों को देख के नजर मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि सरकारें आपका कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि सरकारों के लिए सुविधा है कि आप लड़ते मरते रहिए और उनके बुराइयों के प्रति, उनके विफलताओं के प्रति सोचना बंद करें और आप अपना जान बचाने पर चिंता करें। पुलिस सरकार के दिशा निर्देश पर काम करती है, क्योंकि अगर पुलिस न्यूट्रल होकर काम करती तो अभी 4 दिन पहले रामनवमी पर पूरा देश भर में दंगा हुआ। उनको इस बात को समझ जाना चाहिए था कि अगर उनके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान में राम में हुआ तो उनके परम भक्त हनुमान में क्यों नहीं होगा। फिर भीड़ को खुली छूट कैसे दे दिया अकेले जाने का, और मस्जिद के जब आजू बाजू गई तो वहाँ पर पथराव करने का और वहाँ पर फिर दंगा भड़कने का इंतजार करने का। तो ये विफलता सरकार के साथ साथ खुफिया एजेंसी और पुलिस का है, जिसका सह राजनीतिक दल दे रहे हैं। अब अंत में कि इसका हम क्या सबक सीखें, तो सबक इसी बात का सीखना है कि दंगा में आप मरते हैं, क्योंकि कहीं पर कोई नेता मरने की कोई सूचना नहीं, क्योंकि वो मरने के लिए होते नहीं है। हमारे भोजपुरी में बोलते हैं कणकण घरिया, इसलिए फूटते नहीं हैं। तो ये कभी फूटेंगे नहीं, आपको खुद फोड़ देंगे, हाथ जख्मी कर देते हैं। तो ये आपको ही देखना है, क्योंकि परिवार आपका है। जो एक महिला गायब हुई है वो उसका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। जो CIA प्रोटेस्ट में एक खुफिया एजेंसी में IB का काम करने वाला लड़के को 74-75 चाकू घोंप करके नाले में फेंक दिया गया था, वो आम आदमी है। तो आम आदमी को ही इसके विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, और आम आदमी अगर किसी चीज को ले करके मुहम्मद बना दे तो सरकारों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी मरने मारने के नाम पर एक नहीं होता है, क्योंकि वो आपस में ही मरता है।
और भारत में स्थिति यह है कि नींबू की महंगाई पर वो रो रहा है, बाकी चीज़ों के सस्ताई पर उसका ध्यान नहीं गया है। खून तो खैर उसके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं होता, जब मरे उतनी निकाल लो। तो जान आपका जा रहा है, इसलिए चिंता भी आप ही को करना पड़ेगा। इन्हीं निवेदनहीनों रोजगार मैं राकेश परमार दुआ करता हूँ कि देश दंगा मुक्त हो, अमन चैन बना रहे, जैसा कहने में कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हीं दिन की उम्मीद में आस में मैं राकेश परमार। जय हिंद, वंदे मातरम।